हेलो क्लास 12th, कैसे हो आप सब। सबसे पहले सो सॉरी, 3-4 दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन जैसी तबीयत ठीक हुई मैंने कहा बच्चों का अभी थोड़ा सा ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ है तो इस चैप्टर को पूरा करना है, इसलिए तबीयत ठीक हुई तो मैंने वीडियो बनाया। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करो यार, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो चैनल को और उनको बोलो कि वो सब्सक्राइब करें, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास लेके आएंगे। क्योंकि जब तक ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे तब तक लाइव क्लासेस करने का कोई मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो आप लोग प्लीज़ उनको बोलो कि वो लोग थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, तो उन लोग की भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी और मज़ा आएगा पढ़ने में और ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं। जब हमने लास्ट वाला सेशन किया था तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था टेलर के प्रिंसिपल। आज हम करेंगे फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है, इन्होंने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वहां जाकर देखो। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि बच्चों अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर देखो। मैं वहां पे काफी सारे एनसीईआरटी की बुक से बहुत सारी चीजें अपलोड करती रहती हूँ। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको चैनल पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, लेकिन बच्चों पढ़ना एनसीईआरटी की ही बुक से है, ठीक है। और किसी बुक से हमको नहीं पढ़ना है। इसी बुक से मतलब ये जो हेडिंग्स लेनी है वो आप सेम हेडिंग्स लो, क्योंकि मैंने ये हेडिंग्स कहाँ से ली है, एनसीईआरटी से ही ली हुई है, इसलिए। और अगर आपको थ्योरी और ज्यादा डिटेल्स में चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ डिटेल्स में थ्योरी नहीं दी है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, हम कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन्होंने दिया डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में इन्होंने बोला कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, स्मॉल टास्क में बांट दो। अगर आप स्मॉल टास्क में बांट दोगे तो इन फ्योल का ऐसा मानना था कि जो एम्प्लॉयज हैं या जो वर्कर्स हैं उनको काम करने में बोरिंग नहीं होगा, उनके लिए उनको बोर फील नहीं होगा, उनको थोड़ा एंटरटेनिंग लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि इस छोटे छोटे पार्ट्स में जब चीजें बटी होती हैं तो उनको करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें इन्होंने कहा अगर हम किसी को कुछ काम करने की अथॉरिटी दे रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो उसको उसका पूरा करने की को अथॉरिटी भी दी जाए। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि आपको इतना कोई टारगेट दिया कि आपको 1 महीने के अंदर 500 मतलब इनको एक टारगेट दे दिया कि 500 पीसेस आपको बनाकर देने हैं। अब आपने क्या किया, टारगेट तो दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन हमने उन्हें अथॉरिटी नहीं दी। अब मान लीजिए कि परचेज डिपार्टमेंट से या फिर जहां से रॉ मटेरियल आता है वहां से उनको सपोर्ट नहीं मिला। अब अगर क्या होगा बच्चों, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो फिर आप उसको अथॉरिटी भी दो, उस काम को अपने तरीके से करने की पावर्स दो उनको। तो उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू फेयल अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू ऑब्टेन obedience and responsibility the corollary of authority। होप ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इन्होंने दिया नेक्स्ट प्रिंसिपल डिसिप्लिन। बच्चों चाहे घर हो, स्कूल हो, कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, डिसिप्लिन तो हर जगह बहुत जरूरी होता है। जब तक हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, सब लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो जिस रीजन से हम सब वहां पर हैं वो हमारा रीजन पूरा नहीं हो पाएगा। अब इसमें फ्योल ने एक अलग बात कही। इन्होंने ये भी कहा साथ में कि जो डिसिप्लिन है वो ऐसा नहीं है कि केवल लोअर लेवल के लोगों को फॉलो करना है। डिसिप्लिन लोअर लेवल के लोगों को भी, वर्कर्स को भी फॉलो करना है, अब हायर लेवल को भी फॉलो करना है, हर लेवल्स को जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बोला यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में बच्चों इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने बोला, आप खुद मतलब सोचना इस बात को कि इन्होंने वाकई बहुत सही कहा। इन्होंने बोला कि हमें ना
हमारे कोई 2 या 3 बॉसेस नहीं होने चाहिए। बॉस हमेशा एक ही होना चाहिए। मतलब जो हमें डायरेक्शंस मिल रहे हैं, जो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो केवल एक ही साइड से मिलने चाहिए। अगर अलग अलग जगह से हमको ऑर्डर मिलेंगे, वर्कर्स को मान लीजिए 2 या 3 बॉस है और तीनों बॉसेस अलग अलग बातें फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो किसी भी बात को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो बॉस है वो केवल एक ही होना चाहिए। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम 2 सुपरवाइजर्स एट द सेम टाइम, द प्रिंसिपल एंड यूनिटी इज कमांड इज वायलेटेड। तो मैंने आपको बताया, इन्होंने बोला कि ऐसा 2-3 से ज्यादा 2 सुपरवाइजर हैं, एक ही टाइम पे सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, तो एम्प्लॉयज क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि वन एंड ओनली बॉस होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। अब इसमें इन्होंने कहा कि जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, एक यूनिट होती है। इन्होंने बोला कि पूरे यूनिट को एक ही प्लान बताओ, ऐसा नहीं कि सबको अलग अलग प्लानिंग, जो हमारे हायर बॉसेस हैं उनकी जो एम्प्लॉयज जो बिजनेस आपकी कंपनी का जो मेन मोटिव है सबको वो बताओ कि है ना हमारा ये मोटिव है और हमें इस टारगेट को अचीव करना है, इसको हमें पूरा करना है। जब तक आप सबको सेम प्लान नहीं बताओगे तब तक आप काम को उतना ढंग से नहीं कर पाओगे। फ्योल का मानना था कि जब तक आपको अगर एक डायरेक्शन में काम करना है तो आपको सबको एक ही प्लान बताना होगा। इसमें इन्होंने कहा ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेट एंड focused efforts to each group of activities having the same objective must have one head and one plan। ठीक है, सिंपल सी इंग्लिश में भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग आराम से इसमें से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर तुरंत से नोट कर लो। उसके बाद में अच्छा बच्चों एक चीज और, इसमें ना कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बीच में जैसे ऑल द यूनिट्स, तो आपको इन्हीं वर्ड्स का यूज करना है और इन वर्ड्स को आप चाहो तो हाईलाइट भी कर सकते हो, इससे आपको मार्क्स में अच्छे मार्क्स मिलने में ये आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये क्या है बच्चों, जब आपके एग्जाम पेपर बनते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी की जो भी हेडलाइंस होती है ना वहीं से एग्जाम पेपर बन के आता है। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट जो दिया प्रिंसिपल वो ये था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जर्नल इंटरेस्ट। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल था इनका, जिसमें इन्होंने बोला कि जैसे देखो हमारा जो भी बिजनेस होता है पूरा, उसमें वो क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कौन कौन से, एक तो होता है एम्प्लॉय वाला है ना, और एक होता है मैनेजमेंट वाला। अब क्या है देखो बच्चों कि इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट में से, यानी कंपनी के अगर 2 या 3 बॉसेस हैं, या कंपनी का जो बॉस है उसका कोई रिलेटिव लगता है जिनकी क्या है उसी चीज की शॉप है जहां से जिस चीज का आप रॉ मटेरियल खरीदते हो। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि वो सामान तो वही बेच रहा है कि जिसकी आपको जरूरत है, जो आप बाहर से परचेज करने वाले हो वही रॉ मटेरियल की उसकी शॉप है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इन्होंने बोला, इनका फ्योल का ऐसा मानना था कि आपको ऐसे में कोई भाईचारा नहीं निभाना है कि है ना वो मेरा दूर का कजन लगता है तो मुझे है ना उसी से सामान खरीदना है। आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मेन जो चीज है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमको क्या है किसी का पर्सनल इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना है। The interest of an organization should take in priority over the interest of any one individual employee according to Fayol। ठीक है, सेम बात मैंने अभी आपको समझाई। उसके बाद में है remuneration of employees। देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है ताकि हमारे वर्कर्स का शोषण ना हो पाए, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ एक्ट बनाए हैं। तो इन्होंने बोला कि हमको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए
जो कि हमारे एम्प्लॉयज की भलाई के लिए, हमारे वर्कर्स की भलाई के लिए। इन्होंने बोला कि वर्कर्स को जो वेजेस दे रहे हो आप, सैलरी दे रहे हो, वो बहुत फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे काम तो ज्यादा ले रहे हो और उनको जो उनका हक है, उनकी सैलरी है, उनका वेजेस है, वो आप उनको कम दे रहे हो। जब तक उनको वेजेस, सैलरी, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? सैलरी के लिए ना, उनके वेजेस के लिए काम कर रहे हैं। जब तक उनको वो अच्छा नहीं मिलेगा तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, और अगर उनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो मिस्टर फियोल ने बोला कि आप आपके एम्प्लॉयज को, आपके जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी अच्छी दो, उनको वेजेस अच्छा दो, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो है उसका ध्यान रखो। और उसके बाद में इन्होंने एक और चीज कही, हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को क्या पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप आपके एम्प्लॉयज को अपने कॉम्पिटिटर्स से कम दे रहे हो। अगर आप उन्हें कम दे रहे हो तो वो आपके यहाँ काम क्यों करेंगे? वो थोड़े टाइम काम करेंगे, उसके बाद छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप। इन्होंने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या बोला? इन्होंने बोला एक क्या है सेंट्रलाइजेशन, दूसरा क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सेंट्रलाइजेशन समझाती हूँ। सेंट्रलाइजेशन में इन्होंने बोला कि जो डिसीजन की पावर होती है वो किसके पास होती है? सारे अपर लेवल के जो लोग होते हैं उनके पास होती है, जो बॉसेस होते हैं उनके पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में इन्होंने क्या बोला, क्या होता है कि जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वर्कर्स यानी एम्प्लॉयज के पास भी होती है, और किसके पास होती है? जो अपर लेवल है उनके पास होती है। तो फियोल ने बोला कि मेरे हिसाब से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही गलत है। इन्होंने इसका रीजन ये दिया, इन्होंने बोला कि जो अगर हम सेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि सारा जब पूरी कमांड हमारे अपर लेवल के पास होगी तो फिर जो हमारा लोअर लेवल है वो क्या होगा, उसको काम करने में प्रॉब्लम होगी। पहली चीज, उसके हाथ में कोई राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि सारे राइट्स किसके पास है? अपर लेवल के पास है। और डिसेंट्रलाइजेशन में इन्होंने बोला कि अगर हमने लोअर लेवल को भी सारे राइट्स, उतने ही राइट्स दिए जितने के अपर लेवल के पास है, तो क्यों? क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, उनको जो टेक्निकल नॉलेज है वो इतनी नहीं है, तो वो अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो इन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से ना तो सेंट्रलाइजेशन फुली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फियोल देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट involvement, decentralization with managers, retention of the final authorities, centralization। सेम चीज जो मैंने अभी आपको समझाई। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया स्केलर चेन। इसको समझने के लिए आप यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, इसको समझो, और हो सके तो ये डायग्राम बनाकर भी आ जाना। ठीक है, ये टिप है इस वाले चैप्टर में। जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए डिपार्टमेंट्स A B C D, फिर यहाँ पे E F और G, ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब क्या है, इसमें ऊपर वाले जो है इनको हम हायर मान लेते हैं और ये जो नीचे वाले इनको लोअर मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इनका मानना ऐसा था कि कभी भी जब कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाए या जब कोई ऑर्डर सर्कुलेट किया जाए तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप आए। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली ऊपर से यहाँ आ रही है, पहले ए वाला सेम चीज बी को बताए, बी वाला सी को बताए, सी वाला डी को बताए, और ऐसे करके चीजों को सर्कुलेट होनी चाहिए। इनका मानना था कि ऐसा करने से क्या होगा, जो एक मिसकम्युनिकेशन होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सबको सेम चीज पता होगी। तो इन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा चेन की तरह काम करना चाहिए। लेकिन अब इसमें इन्होंने एक बात और ऐड की, इन्होंने बोला कि ऐसा तब होना चाहिए जब नॉर्मल जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन चल रही हो। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे 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 अगर बात घूम फिर कर पहुंचेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने इसके लिए क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसमें हम डायरेक्टली
उन डिपार्टमेंट से बात कर पाए जिस डिपार्टमेंट से मतलब हमको बात करनी है या फिर वो उस टाइम उस डिपार्टमेंट की जरूरत है। जैसे इन्होंने बोला कि डी को मान लीजिए जी वाले की जरूरत है, जी डिपार्टमेंट की, तो ये डायरेक्टली इमरजेंसी में इनसे कांटेक्ट कर पाए। इनको इनकी जरूरत है तो इनसे कर पाए, इनको इनकी जरूरत है इनसे कर पाए, इनको इनकी जरूरत है तो इनसे कर पाए। ठीक है, ये डायरेक्टली कब बोला, जब इमरजेंसी केसेस हो। अगर इमरजेंसी केसेस ना हो तो इनका मानना ये था कि हमेशा सर्कुलेट बातें जो हो वो सबके साथ सेम बातें सर्कुलेट हो। इससे क्या होगा, जो मिसकम्युनिकेशन है वो क्या है, उसमें जो उसकी प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाएंगी। उसके बाद में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया ऑर्डर में इन्होंने बोला कि जो ऑर्डर जो आए, मतलब एम्प्लॉयज के पास जो ऑर्डर आए वो कैसे आने चाहिए, वो एक स्ट्रेट फॉर्म में आने चाहिए। स्ट्रेट फॉर्म में मतलब ये होता है कि पहली चीज तो क्या है, एक जगह से आने चाहिए, अलग अलग जगह से आने चाहिए। दूसरी चीज ये कि ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में हर चीज की एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। जैसे इन्होंने बोला कि मान लीजिए टूल है, मान लीजिए, तो टूल का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज टूल यहाँ रख दिए, कल फिर यहाँ रख दिए, परसों यहाँ रख दिए, तो कभी उनको ढूंढते ही रह रहे हैं हमेशा जब जरूरत पड़ रही है। जैसे इन्होंने बोला कि मान लीजिए किसी को बॉस से मिलना है, अब ऐसा ना हो पता चले बॉसेस के बैठने का कोई ठिकाना ही नहीं है, वो कभी किसी केबिन में बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं, लोग उनसे जो वर्कर्स हैं या जिनको उनसे काम है वो उनको ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि फिक्स प्लेस होना चाहिए, सूटेबल प्लेस होना चाहिए। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट इक्विटी, इन्होंने बोला कि सबका एक दूसरे के लिए, सबका एक दूसरे मतलब वर्कर्स का मैनेजर्स के लिए, मैनेजर का वर्कर्स के लिए, आपस में सारे वर्कर्स का एक दूसरे के लिए, और आपस में सारे मैनेजर्स का एक दूसरे के लिए जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब जैसे मेल फीमेल को लेकर या फिर कास्ट को लेकर, लैंग्वेज को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होने चाहिए। इन्होंने इसमें एक चीज और कही, ध्यान से समझना, इक्विटी में इन्होंने बोला कि जैसे सैलरी तो सबकी सेम नहीं हो सकती, भाई सबकी अलग पोस्ट है तो सैलरी भी अलग अलग होगी। सैलरी अलग है वो ठीक है, लेकिन आप किसी से सैलरी को देखते हुए उनके साथ बिहेव मत करो कि इनकी अच्छी सैलरी है तो उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, जिनकी अच्छी सैलरी नहीं है उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना है। उसके बाद में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इसमें इन्होंने बोला कि एम्प्लॉयज को, इन्होंने ये वाली बात एम्प्लॉयज के लिए बोली कि एम्प्लॉयज को बार बार जॉब को स्विच नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनकी जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, अगर आप बार बार जॉब को सर्च करोगे तो स्विच करोगे तो आप क्या होगा, आपके जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। जब तक आप एक जगह पर थोड़ा काम सीख पाओगे तब तक आप जॉब स्विच कर लोगे और फिर वो वाला सारा काम वहीं खराब, फिर जब आप कहीं और जाओगे तो वहां फिर से जीरो से स्टार्टिंग करोगे। और दूसरी चीज इन्होंने बोला कि अगर एम्प्लॉय बार बार जॉब स्विच करता है तो एम्प्लॉय के लिए तो ये गलत है ही कि वो है ना ग्रोथ नहीं हो पा रही, कंपनी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 3 महीने काम किया, 3 महीने कंपनी ने उस पर बहुत मेहनत की, उसको चीजें सिखाई कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जब चौथे महीने जब कंपनी का काम आया कि अब हमको एम्प्लॉय से काम लेना है, तब तक उसने जॉब स्विच कर लिया। किसी नए एम्प्लॉय को लाएंगे फिर से उसको 3 महीने सिखाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो चीजें हैं, स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, इस तरीके की जो भी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होती। अब इसके लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ऐसा कोई एम्प्लॉय कब करेगा कि कभी ये जॉब पकड़ ली, कभी इधर कर लिया, इधर कर लिया, इधर कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं है। इसलिए इन्होंने बोला कि चाहे प्राइवेट, जैसे लोग बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटीज नहीं होती, तो उन्होंने बोला कि अगर कोई एम्प्लॉय प्राइवेट जॉब भी कर रहा है तो हम एम्प्लॉय को, कंपनी को क्या देना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। उसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट बोला स्प्रेड द क्रॉप्स। इन्होंने इसमें बोला कि हमें आई को खत्म करना है, मतलब हमें मैं को खत्म करना है, आई को रिप्लेस करना है किसके साथ, वी के साथ। हमें
आई यानी मैं की जगह हम का यूज करना है। जब तक हम टीम स्पिरिट के साथ आपस में कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ना तो एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम ग्रोथ कर जाएंगे, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सबकी ग्रोथ आपस में क्या होती है? लिंक होती है। ये थे किसके? फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बच्चों, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करो। ये थे क्या? सारे ऑल की पॉइंट्स थे जो आपको सेम, अब इसमें क्या सेम आपको हेडिंग्स यूज करनी है। दूसरी चीज ये कि अगर आपको स्टिल कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया है तो यू फील फ्री टू आस्क मी, और आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे इसी के जो फ्योल और टेलर का जो कंपैरिजन है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो बच्चों लाइक जरूर करना प्लीज।